प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल दैट इज 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप का लिबरेशन डे आने वाला है ना। कल से रेसिप्रोकल टैरिफ्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी तक ऑफ कोर्स थोड़ा और क्लैरिटी अवेटेड है, सही से पता नहीं कि कहाँ लगेगा, किन किन कंट्रीज़ पे लगेगा, बट हाँ अभी मानकर चलिए कि ऑलमोस्ट सभी पे लगने जा रहा है। और अभी तक तो ऑटो पे क्लैरिटी आ चुका है, फार्मा बोल रहे हैं और साथ ही सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज़ पे बोल रहे हैं। बट हाँ अब टाइम है, थोड़ा ही बचा है। होपफुली आज शाम तक या कल तक पूरा क्लैरिटी हम लोग को मिल जाएगा कहाँ क्या होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है। ठीक है, तो ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, शुरू में तो बहुत पॉजिटिव माहौल था, यूएस स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन अब तो जैसे ही उन्होंने टैरिफ खेलना शुरू किया, पूरे वर्ल्ड का जो माहौल है, इकोनॉमी में भी थोड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं और उससे भी बड़ा बात है स्टॉक मार्केट्स के हालात बुरे हो गए हैं। ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा ना, वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स, कल भी जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको दिखाया था ना, वर्ल्ड वाइड 2%, 3%, 4%, जापान का मार्केट तो 4% से भी ज़्यादा गिरा हुआ था। ठीक है, लेकिन हाँ आज का अगर आप मार्केट देखें तो काफ़ी हद तक वर्ल्ड मार्केट्स देखेंगे ना तो रिलीफ है। यूएस का मार्केट्स भी कहीं फ्लैट है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर है। यूरोपियन मार्केट्स का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, एशिया में भी मोस्टली परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन हाँ आज इंडियन मार्केट्स गिरा हुआ है, खासकर लार्ज कैप्स। हाँ ऑफ कोर्स आगे हम देखेंगे कितना गिरा हुआ है। ये वीडियो हम मार्केट अपडेट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आज 1 अप्रैल है ना, फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे है, तो वीडियो कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कुछ है। यहाँ पे आपको शार्प रेशियो, सोटिनो रेशियो, ट्रेनर रेशियो के बारे में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ब्रीफली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड अगर आपको अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन कमेंट कीजिएगा, इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आने वाले वीडियोज़ में आपको दूंगा। तो एज़ ऑलवेज मार्केट अपडेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया है वो कवर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ऑफ कोर्स आपको आएगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट में बने रहें और अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सकें, तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस फाइनेंशियल ईयर में एक अच्छा इनिशिएटिव होगा हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना। तो देखिए सबसे पहले मार्केट अपडेट देख लेते हैं। इंडियन मार्केट्स तो ऑफ कोर्स हालात ख़राब हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है लार्ज कैप्स, बहुत ज़्यादा गिरा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा गिरावट देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद FIIs अच्छा खासा आज बेच रहे हैं। ऑफ कोर्स ये तो शाम में डेटा आएगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा बेचा नहीं बेचा, कितना बेचा। लेकिन आज जो फिलहाल डेटा देख, मतलब जिस तरह का गिरावट है लार्ज कैप्स में, लगता है कि FIIs ने बेचा है, तभी इस तरह का गिरावट आया है। रिलेटिवली मिड कैप स्मॉल कैप में उस तरह का गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। और ऑफ कोर्स बैंक्स डाउन है, IT तो बहुत ज़्यादा डाउन है। IT डाउन है, ऑफ कोर्स US का फ़र्क पड़ जाता है यहाँ भी ना, तो उसके कारण निगेटिविटी है। और रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा, रियलिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गिरा हुआ है, फार्मा गिरा हुआ है, आप लोग का फेवरेट मोमेंटम गिरा हुआ है। ऑलमोस्ट सभी कुछ डाउन है। ज़्यादातर स्टॉक्स भी देखेंगे तो परफॉर्मेंस कोई खास है नहीं। इनफैक्ट ये हम लोग लकी हैं इस मामले में ना कि अगर कल स्टॉक मार्केट खुला रहता, हमारा कल बंद था, कल अगर खुला होता तो बहुत बुरी तरह से गिरता। ये जो आपको दिख रहा है फिलहाल ना, कंप्लीट ब्लड बाथ होता। ठीक है, आज रिलेटिवली कम गिरा है, आप इसको ऐसे मान कर चलिए, क्योंकि ज़्यादातर जो गिरावट था वर्ल्ड वाइड कल हो चुका। कल बहुत ज़्यादा गिरने के बाद आज वर्ल्ड के जो स्टॉक मार्केट्स हैं माहौल थोड़ा अच्छा है और उसी का कुछ हद तक पॉजिटिव असर मैं बोलूँगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे पड़ा है, नहीं तो गिरावट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको इस तरह से देखें, हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं कि भाई वहाँ क्या हुआ है। US का मार्केट्स देखें तो वही पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स है ना। लाइक डॉ जोन्स पॉजिटिव था, S&P 500 पॉजिटिव था, नैस्डैक थोड़ा गिरा था और रसल 2K भी थोड़ा गिरा हुआ था। मिक्स बोलेंगे इसको परफॉर्मेंस। एशियन मार्केट्स देखिए तो परफॉर्मेंस ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का मार्केट तो बहुत ऊपर है, जापान का मार्केट फ्लैट है, हांगकांग और चाइना का मार्केट का भी परफॉर्मेंस ठीक है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो यहाँ परफॉर्मेंस सभी का अच्छा है ना। सारे इंडाइसेस अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस यहाँ अच्छा चल रहा है। उसके बाद US का 10 ईयर देखेंगे तो वहाँ तो गिरावट बना हुआ है ना, 4.2 से भी नीचे आ चुका है, तो वहाँ पे गिरावट बना हुआ है। देखिए ये क्यों गिर रहा है, क्योंकि US इकोनॉमी को लेकर कंसर्न है ना। मतलब ऐसा लग रहा है, एक तरफ तो है कि भाई कहीं इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, वो सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी डर है कि पूरा इकोनॉमी में प्रॉब्लम ना आ जाए। इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पे फिर आपका इन्फ्लेशन भी नीचे चला जाएगा,
और उसके बाद आपके रेट कट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए ये जो 10 ईयर G-Sec है वो थोड़ा नीचे जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी को लेके थोड़ा हेडेक है वहाँ पे, कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। कट सी ट्रम्प। उसके बाद ऑयल देखें तो ऑयल ऊपर जा रहा है रफली ना 75 के आसपास जा रहा है, कि ट्रम्प अगेन इसके लिए भी ऑयल का प्राइस जो नीचे आया उनको क्रेडिट जाता है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है उसका भी डिसक्रेडिट उनको ही जाता है। अब वो ना रसिया को लेकर भी थोड़े परेशान लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई रसिया अगर हमारा बात नहीं मानता है तो जो भी रसिया से ऑयल खरीद रहा है क्रूड ऑयल, उस पर हम 50% का टैरिफ लगा देंगे, एडिशनल 50%। कुछ समय पहले वेनेजुएला पे उन्होंने लगाया ना कि अगर वेनेजुएला से तुम लोग ऑयल खरीदोगे तो 25% का एडिशनल टैरिफ। अब रसिया पे बोल रहे हैं कि रसिया ने अगर हमारा बात नहीं माना तो अगर रसिया से कोई भी तेल खरीद रहा है तो उस पर 50% का एडिशनल टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। और ऊपर से ऑफकोर्स ईरान को लेकर तो एग्रेसिव हैं ही हैं, बोलें कि अगर ईरान हमारा बात नहीं मानेगा तो उस पर अटैक करेंगे, इस तरह का स्टेटमेंट्स आ रहा है। तो ऑफकोर्स ऑयल पे थोड़ा उसके कारण प्रेशर बना हुआ है। और गोल्ड तो मतलब डेली बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, गोल्ड में कहीं कोई इशू नहीं है। हाँ, ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है उसका एडवांटेज गोल्ड को मिल रहा है, और गोल्ड का परफॉर्मेंस और सिल्वर का ही परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। नाउ आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो क्या कल दैट इज 2 अप्रैल को इंडियन स्टॉक मार्केट गिर सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि देखिए 3 तरह के ऐसे कैटेगरी हैं जिनको पता होता है कि एग्जैक्टली मार्केट कब नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा ना। हर एक सेकंड का वो बता सकते हैं, हर एक मिनट्स का बता सकते हैं, डेली का बता सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, 1 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के, सभी कुछ उनको पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज में नंबर 1 कैटेगरी वो लोग हैं जो कि फ्रॉड हैं, ठीक है। फ्रॉड का मतलब ये हुआ कि उन्हें पता है कि ये नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर भी वो करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फ्रॉड। तो एक तो वो लोग हैं जो कि आपको बिल्कुल बता सकते हैं कि कब क्या होगा, ठीक है। नंबर 2 होगा जिन्हें कोई जानकारी नहीं है मार्केट्स का, ठीक है, ठीक है, भोले भाले लोग, ठीक है, वो भी आपको सब कुछ बता देंगे मार्केट के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, उनको लगता है नहीं मुझे सब पता है, तो सब कुछ बता सकते हैं, दूसरा कैटेगरी। और तीसरे में आएंगे भगवान, ठीक है, ये जेन्युइन है, ठीक है, इनको सही बात है, इनको सब कुछ पता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा कैटेगरी से तो आपको बच के रहना है, ठीक है। और भगवान से अगर आपका डायरेक्ट कनेक्शन है तब तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये मैं ऑलमोस्ट 4 ईयर से हम लोग यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं ना, हर एक वीडियोज़ में ऑलमोस्ट मैं हमेशा ये कवर करता हूँ, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कल परसों इन चक्रों में कभी ना पड़े, ठीक है। और अगर मैं कभी इस तरह का कमेंट करता भी तो सिर्फ एक इंटेलिजेंट गेस वर्क होगा, कैलकुलेटिव गेस वर्क होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें, मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ भगवान को पता है या फ्रॉड को पता है, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। और मार्केट का थोड़ा बहुत तो आइडिया तो है, ऐसा नहीं कि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर स्टॉक मार्केट को अगर ना बोले कि भाई एक गेस वर्क लिया जाए कि क्या हो सकता है, क्योंकि टॉपिक है तो कवर तो करना पड़ेगा। तो देखिए आज जिस तरह का गिरा है लार्ज कैप्स ना, लग रहा है एफआईआईज बेच रहे हैं। शाम में ऑफ कोर्स क्लैरिटी आएगा। तो अगर एफआईआईज बेच रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ आपको देखना पड़ेगा। एक तो एफआईआईज आज शाम में क्लैरिटी मिलेगा क्या हुआ है, ठीक है, वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा एक। दूसरा हमें देखना है कि किस तरह का स्टेटमेंट आता है। ट्रंप, आपको पता है ट्रंप या ट्रंप से रिलेटेड टीम मेंबर्स आज यूएस जब शाम में देखना होगा कि किसी तरह का स्टेटमेंट ना दे दे, ठीक है। अगर किसी तरह का निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं तो चांसेस होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है, कि कल भी मार्केट गिर जाएगा। कितना गिरेगा ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का स्टेटमेंट दिए हैं और वर्ल्ड वाइड जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यूएस तो कल ही रिएक्ट कर देगा अगर स्टेटमेंट आता है। उसी तरह से एशियन मार्केट्स पहले खुल जाता है हमसे, वो भी रिएक्ट कर देगा। यूरोपियन मार्केट हमसे बाद में खुलता है तो वो बेचारा बाद में रिएक्ट करता है, ठीक है। इस तरह से इसको देखें, ठीक है। और अगर कोई निगेटिविटी नहीं रहा तो मोस्टली फ्लैट के आसपास हो या थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, उस तरह से इसको आप देखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि गिर ही जाएगा, लेकिन हाँ, अगर एफआईआई सही में बेच रहे हैं, अगर कल भी इसी तरह का बिकवाली हुआ तो बिल्कुल कल भी चांसेस होगा कि मार्केट गिर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगेन मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ, कल मार्केट गिर भी जाएगा तो उससे आपको क्या लेना देना है। अगर किसी ने 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो 1-2 दिन मार्केट गिर जाए, 5% गिर जाए, 10% गिर जाए, आपको उससे क्या लेना देना भाई। ठीक है, अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, सही बात है, उसको पड़े रहना है,
सिर्फ क्वालिटी अच्छा रखना है, इंश्योर करना है क्वालिटी अच्छा हो, कुछ गड़बड़ हो तो उसे सही कर लेना है। और अगर किसी के पास पैसा है तो जब भी मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरे आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहना है। प्लेन वेनीला सिंपल, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेरे पास कोई खास पैसा बचा नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, ज़्यादातर केसेस में मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ, थोड़ा बहुत ही पैसा बचता है, ठीक है। तो अभी अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखें ना तो बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा खासा गिर चुके हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव हैं। मुझे दिख रहा है क्योंकि डेली बेसिस पे मैं यही काम करता हूँ, मुझे दिख रहा है कि ये सब स्टॉक्स हैं जहाँ की अच्छे रिटर्न्स हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरे पास ज़्यादा पैसा है नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता हूँ, तो मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास भी पैसा नहीं है तो आप बैठे रहें, क्या कीजिएगा, जब पैसा आएगा तो फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर है तो अगर कहीं अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बिल्कुल धीरे धीरे करते रहें। देखिए याद रखें ना, ये सब इवेंट्स चलता रहता है, ठीक है। कल भी मैंने बताया था ना, ट्रम्प का भी कुछ समय चलेगा, वो जब आकर कोई भी एग्रेसिव स्टेटमेंट देंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट, वहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। इसको इस तरह से देखें। और यूएस में भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका भी नी जर्क रिएक्शन होगा, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट्स में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगा, ये मानकर चलें। क्योंकि अब देखिए न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम आ चुके हैं, अब धीरे धीरे आप देखेंगे ना हमारा जो अर्निंग्स है इम्प्रूव करने लगेगा, ठीक है। रेट कट भी लगातार हो रहा है, आने वाले समय में होता रहेगा रेट कट, ठीक है। और बजट के हिसाब से भी थोड़ा पॉजिटिविटी आया है, तो बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसका असर अब होगा, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, ठीक है। तो मोस्टली कुछ महीनों में, जैसा कि मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूँ, आराम से हमें सिर्फ आराम से बैठे रहना है, क्वालिटी अच्छा रखना है, और जैसे जैसे थोड़ा अगर पैसा है तो अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्टमेंट करते रहना, और कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अप डाउन हमेशा डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट चलता रहता है। अगर आपको डर लगता है, आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे लिए नहीं, तो निकल जाना चाहिए। प्लेन वेनिला ना, ये रिस्की चीज़ है, ठीक है। हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप में हिम्मत नहीं है, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, दूर रहें ना, बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें। और जब भी अगर कोई आपको इस तरह का बात बोले कि मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सिर्फ आप यही बोलिए कि ठीक है भाई गिरने दो, कितने दिन गिरेगा, मतलब पूछिए, 1 महीना गिरेगा, 1 साल गिरेगा, 2 साल, कितना गिरेगा उससे पूछिए। और उसके बाद बोलिए कि भाई मैंने तो 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो क्या उस समय भी गिरा रहेगा? इस तरह से पूछेंगे तो होपफुली सामने वाले को भी समझ में आएगा, तो इस तरह का बात वो नहीं बोलेगा। नाउ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया उसको कवर कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज़ है। नंबर 1 शार्प रेशियो। तो देखिए जो भी 3 रेशियोज़ मैं बताने जा रहा हूँ ना, उस सभी से उसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस चेक करना उससे, ठीक है। जैसे देखिए 2 म्यूचुअल फंड स्कीम है ना, एक स्कीम आपको 10% का रिटर्न दे रहा है, एक स्कीम आपको 15% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप हमेशा बोला रहे 15% वाला अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये भी आपको देखना होगा कि भाई ये जो दोनों जो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं वो रिटर्न जनरेट करने के लिए रिस्क कितना ले रहे हैं, ठीक है ना। अब वो ऐसा इन्वेस्टर जो कि अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता, वो बोले ठीक है मेरे को 10-12% ही दो, मुझे अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहता है तो वो कहेगा नहीं भाई मुझे 15% दो, मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। ज़्यादा रिस्क का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा रिस्क का एक मतलब ये हुआ ना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ठीक है ना। जैसे रिटर्न जो आएगा ना आपका, तो उसमें जो भी रिटर्न आएगा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा ना, कभी -20%, फिर +20%, फिर 15%, फिर -10%, इस तरह का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा रिटर्न में, ठीक है। और जो लेस रिस्की का मतलब ये हुआ कि वहाँ इस तरह का जो फ्लक्चुएशन है रिटर्न में ना, ऊपर नीचे, वो कम होगा। तो यहाँ पे जो कम रिस्क लेना चाह रहे हैं उसके लिए कन्वीनियंट है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। शार्प रेशियो से स्टार्ट करते हैं। तो शार्प रेशियो का फार्मूला है पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका रिटर्न कितना है, वही हुआ पोर्टफोलियो रिटर्न, ठीक है। उसके बाद रिस्क फ्री रिटर्न क्या हुआ, तो वैसा रिटर्न जिसमें रिस्क नहीं है या फिर बहुत कम रिस्क है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ना, जैसे 10 ईयर जीसेक हुआ गवर्नमेंट का, उसको माना जाता है रिस्क फ्री माना जाता है। या जो गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म का जो टी बिल्स होता है, ट्रेजरी बिल्स, उसको रिस्क फ्री माना जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो ओवरनाइट रेट्स होते हैं उसको भी काफ़ी हद तक रिस्क फ्री माना जाता है, तो उसको बोलेंगे रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। तो वहाँ पे उसका रिटर्न कितना है उसको यहाँ पे इंटर करेंगे, पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना वो इंटर करेंगे, और फिर पोर्टफोलियो का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको यहाँ पे उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको शार्प रेशियो मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या हुआ कि जो रिटर्न है, ठीक है, जो मीन है, एवरेज रिटर्न से उससे कितना ऊपर या नीचे जा रहा है मीन रिटर्न से, ये हुआ स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक। तो इसका जो भी आपका नंबर आएगा ना,
तो वो ऑफ कोर्स स्टैंड अलोन उसका ज़्यादा मतलब नहीं करता है, क्योंकि रेशियो हमेशा आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे दो म्यूचुअल फंड स्कीम, जैसे लार्ज कैप के दो स्कीम्स आप कंपेयर करें, वहाँ पे दोनों का शार्प रेशियो देखिए किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा आएगा उसका मतलब ये हुआ कि वो स्कीम कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है, ठीक है। एक ही कैटेगरी का चेक करें, ये नहीं कि लार्ज कैप का आप स्मॉल कैप से कंपेयर करने लगे, ऐसा कभी ना करें। लार्ज कैप तो लार्ज कैप के स्कीम्स ही, स्मॉल कैप में आप स्मॉल कैप के स्कीम्स का आपस में कंपेयर करें, ठीक है। लेकिन हाँ, जनरली एक थंब रूल के लिए शार्प रेशियो अगर 1 से काफ़ी कम है तो अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाएगा, 1 या उससे ज़्यादा है तो उसको अच्छा माना जाएगा, 2 से भी ज़्यादा है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, और एक्सेप्शनल केसेस में कहीं कहीं अगर 3 से भी ज़्यादा है तब तो उसको बहुत बहुत अच्छा माना जाएगा। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इनफैक्ट जो भी रेशियोज़ मैं बता रहा हूँ वो जितना ज़्यादा है उतना अच्छा माना जाएगा। सेकंड है ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो का फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है ना भाई, सेम पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क रिटर्न, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे वो बीटा से डिवाइड करेंगे। वहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन था, यहाँ पे बीटा है। बीटा का मतलब क्या हुआ, मार्केट रिस्क। तो वैसा रिस्क जिसको आप डाइवर्सिफाई करके दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में दोनों तरह का रिस्क होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम टोटल रिस्क बोलते हैं। तो एक रिस्क ऐसा है जिसको कि अगर आप सही से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ना तो उस रिस्क को आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक रिस्क होता है मार्केट रिस्क, जिसको कि आप डाइवर्सिफाई करके दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बीटा वही होता है, मार्केट रिस्क होता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये सारे डिटेल्स आप इंटर करेंगे, आपको ट्रेनर रेशियो मिल जाएगा। अगेन रेशियो है, कंपेयर करें आप, ठीक है, अलग अलग स्कीम्स का सेम कैटेगरी में, जिसका ज़्यादा है उसको अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे जो भी शार्प रेशियो है जनरली आपको यूज़ करना चाहिए वैसे पोर्टफोलियोज़ में जो कि ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, ठीक है। जबकि ट्रेनर रेशियो में आपको वैसे मतलब ट्रेनर रेशियो वैसे स्कीम्स का अगर आप चेक करें तो ज़्यादा सूटेबल होगा जो कि अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन वाला पार्ट है नहीं, टोटल रिस्क आप ले नहीं रहे हैं, सिर्फ मार्केट रिस्क ले रहे हैं। उसके बाद थर्ड हो गया सोटिनो रेशियो। देखिए शार्प रेशियो में आप बोलेंगे ना कि भाई टोटल रिस्क का मतलब क्या हुआ कि जब अगर रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है वो भी लेंगे और जब रिटर्न बहुत कम आ रहा है वो भी लेंगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, जब रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो पॉजिटिव है, उसको मैं रिस्क की तरह नहीं लूँगा ना, जब नीचे गिरेगा तो ही उसको मैं रिस्क मानूंगा, ठीक है। तो सोटिनो रेशियो आपका यही करता है। यहाँ पे फॉर्मूला है सेम पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, लेकिन नीचे जो डिवीजन है ना वो होगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डाउन साइड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स ऊपर जो जा रहा है रिटर्न वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं और नीचे जो जा रहा है वो भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सोटिनो रेशियो में, जो ऊपर जा रहा है उसको आप काउंट नहीं करेंगे, जो नीचे जा रहा है निगेटिव रिटर्न आ रहा है उसको आप काउंट करेंगे। तो ये डिफरेंस अगेन यहाँ भी रेशियो है, आप कंपेयर करें, जिसका ज़्यादा है उसको अच्छा माना जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन डिटेल्स को अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। शार्प रेशियो तो जनरली आपको मिल जाएगा ज़्यादातर जगह पे। इनफैक्ट जब भी आप फैक्ट शीट चेक करेंगे ना म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का, तो वहाँ पे आपको शार्प रेशियो ज़्यादातर केसेस में मिल जाएगा। और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे आपको ये ज़्यादातर जो रेशियोज़ मैंने डिस्कस किए हैं ना वो मिल जाएंगे। तो कंपेयर करें, देखें कि कौन रिलेटिवली बेटर है। नौ स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बेसिक्स कवर कर देता हूँ। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है ना, सिंपल। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक हो गया इनकम, कि भाई कंपनी में कितना ज़्यादा इनकम आ रहा है, कंपनी कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है। पैसा कमाने के लिए आपको कुछ पैसा खर्च भी करना पड़ता है ना। तो जो भी आप कमा रहे हैं उसमें जब आप जो खर्च कर रहे हैं जिसको एक्सपेंस बोलेंगे, उसको जब आप घटाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यही है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अगर आपका इनकम ज़्यादा है खर्च कम है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, इनकम कम है और खर्च ज़्यादा हो गया तो आपको लॉस हो रहा है। यही है प्रॉफिट लॉस, सिंपल, ठीक है। इनकम ऑफ कोर्स आप कैसे जनरेट करेंगे, तो सेल्स ना, प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका जब आप सेल्स करेंगे तो आपका इनकम जनरेट होगा, ठीक है। और एक्सपेंस में क्या आएगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ रहा है, लेबर कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, मार्केटिंग का कॉस्ट है, रिसर्च, अगर जैसे फार्मा की कंपनियाँ रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका खर्च है। तो ये सब एक्सपेंसेस आएंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी तरह का लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होता है। तो ये सब जब कुछ आप जो भी टोटल इनकम है उसे ये सब आप घटा देंगे तो आपको फाइनली प्रॉफिट मिलेगा। ऑफ कोर्स प्रॉफिट तभी होगा जब आपका इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा है। सिंपल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट यही है, ठीक है। बहुत सारे इसमें आइटम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको अगर आप जो बेसिक मैंने बताया इसको ध्यान में रखेंगे तो सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सेकेंड है बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट देखिए, अगर हम अपना पर्सनल देखें तो मान लीजिए मेरे पास कोई घर है मेरे नाम पे, तो मेरा एसेट हो गया, ठीक है, उसका आप कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से मान लीजिए किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, एफडी, तो वो भी एसेट हो गया मेरा ना, मेरा है
वो सब, तो वो सब आप ऐड कर देंगे, वो एसेट हो गया। किस तरह का मैंने लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया है, कार लोन लिया है, वो सब मेरा लाइबिलिटी हो गया, वो मुझे लौटाना है। एसेट मेरा है जबकि लाइबिलिटी को मुझे लौटाना होता है, ठीक है। तो एसेट में जब आप लाइबिलिटी घटा देंगे तो वही आपका नेटवर्थ निकलता है। तो देखिए बैलेंस शीट में यही है, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ एसेट होगा, एक तरफ लाइबिलिटी होगा। एसेट में कि भाई आपके पास क्या क्या है, लाइबिलिटी में क्या क्या आपको लौटाना है, ठीक है। तो अगर कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे ना तो हमेशा पहले लाइबिलिटी चेक करें, उसके बाद एसेट चेक करें, ठीक है। लाइबिलिटी में क्या आएगा कि भाई ये जो कंपनी है, कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक तो हो गया कि लोन से वो पैसा आ रहा है, और दूसरा इक्विटी से ना, जैसे शेयर मार्केट से जो पैसा उठाता है कंपनी, ठीक है, वो भी एक तरह का लाइबिलिटी हुआ ना, ठीक है। वो ओनर है, ठीक है, लेकिन वो भी एक तरह का लाइबिलिटी, इसीलिए उसको लाइबिलिटी में डालते हैं। तो इक्विटी देखना पड़ेगा भाई इक्विटी कितना है, और उसी तरह से जो लोन लिया है वो कितना है। तो ये दो तरीके से कंपनी ने पैसा मार्केट से उठाया। अब ये जो पैसा उठाया उसका किया क्या, ठीक है। तो वो पैसा जो खर्च होगा उससे ही एसेट बनता है, ठीक है ना। इसीलिए जो एसेट है और जो लाइबिलिटी है हमेशा मैच करता है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं आता है। इसीलिए होता है क्योंकि लाइबिलिटी मतलब आपने इक्विटी या डेट से पैसा उठाया और उसी पैसे को खर्च करके आपने एसेट बनाया, इसलिए हमेशा ये दोनों बराबर होगा। बैलेंस शीट यही है, ठीक है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। हाँ, टर्म्स अलग अलग बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ थोड़ा डिफिकल्टी होगा, लेकिन बेसिक यही है बैलेंस शीट का। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ना, जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसमें भाई कितना आपने पैसा डाला बैंक में, कितना पैसा निकाला, ठीक है, यही हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है ना, जब आप सेल करते हैं तो वहाँ पे एक तो कैश आपको मिला, कुछ बेचा आपने, कैश में पेमेंट हुआ, और कई जगह जो पेमेंट होता है वो क्रेडिट के आधार पे होता है ना, कि मैंने सामान बेच दिया तो मुझे 30 दिन के बाद देना, 60 दिन के बाद देना, 90 दिन के बाद पैसा देना, ठीक है, ये हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो कैश मिल रहा है और प्लस क्रेडिट पे जो आपने सेल किया, दोनों को ही आप इनकम में ऐड कर लेंगे और उसी के बेसिस पे आपका प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क होता है ना कि पता नहीं क्रेडिट पे मैंने दिया है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, एक थोड़ा रिस्क तो वहाँ रहता है, खासकर छोटी कंपनीज के लिए तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो कैश फ्लो में इसी प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ कैश का बात होता है, ठीक है, क्रेडिट का कोई डिस्कशन नहीं। भाई कंपनी में कितना पैसा आया और कंपनी से कितना पैसा बाहर गया, उसी का जो लेखा जोखा होता है उसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने बताया, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, अगर ये सब जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं अलग अलग दिनों में ना, एक दिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक दिन बैलेंस शीट, एक दिन कैश फ्लो स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल में आप लोग के लिए कवर कर दूंगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।